चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पावर डिसिपेटेड और पावर लॉस पढ़ रहे थे। तो ये बताइए, आर सर्किट में कितना पावर लॉस होता है? आर सर्किट के लिए पावर लॉस कितना पढ़े थे? तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एल सर्किट के लिए पावर लॉस क्या होता है? एल सर्किट के लिए पावर लॉस देखकर बताइए, 0 होता है। आर सर्किट के लिए पावर लॉस 0। क्लियर है बालक? अब वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एल और सी दोनों एक ही में लिखवाए थे कि अलग अलग था? अलग अलग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देने वाला पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो दो चीज, एक आपसे पूछा जाता है, ध्यान देंगे, एक आपसे पूछा जाता है बताइए पावर फैक्टर का नोटेशन क्या है, और दूसरा पावर फैक्टर का वैल्यू क्या है अलग अलग सर्किट के लिए, जैसे एल है, सी है, आर है, सबके लिए पूछा जा सकता है। तो क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज पावर फैक्टर? तो देखिए, हम लोग एवरेज पावर कल निकाले थे, आपको याद होगा। तो ये कितना होता है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहां से अगर कॉस फाई निकाला जाए, कॉस फाई ये होगा एवरेज पावर, ठीक है, ये होगा आपका एवरेज पावर अपॉन, ये टोटल डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ये बताइए कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसका क्या नाम है? वर्चुअल पावर या एपरेंट पावर, और इसका नाम क्या है? रियल पावर। इसको तोड़िएगा, देखिए टोटल आएगा। तो आप बोलेंगे सर कॉस फाई के साथ जो रहता है वो रियल पावर होता है। तो याद रखेंगे, रियल पावर डिसिपेटेड और एपरेंट पावर डिसिपेटेड, ये लॉस, ये दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कैसे लिखेंगे? कॉस फाई से। तो डिफाइन किया जाए, पावर फैक्टर को डिफाइन कर लेंगे, लिखेंगे इट इज द ratio of, it is the ratio of true power, it is the ratio of true power and apparent power, it is the ratio of true power and apparent power, it is the ratio of true power and apparent power। हो गया। एक और करके डिफाइन कर लिया जाए। देखिए, इसका एक और नाम आपको बता दिए, ट्रू पावर भी कहा जाता है। अब इस बार जो लिखेंगे रियल और वर्चुअल के नाम से लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द रेशियो ऑफ रियल पावर, द रेशियो ऑफ रियल पावर and apparent power, the ratio of real power and apparent power, the ratio of real power and apparent power is known as power factor, is known as power factor of an alternating current circuit, is known as power factor of an alternating current circuit, power factor of an alternating current circuit। हो गया वाला? इसी में लिखेंगे it is denoted by cos phi, it is denoted by cos phi। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे? तो यही आपका पावर फैक्टर है। यहाँ पे जो cos phi लिखा हुआ है दैट इज पावर फैक्टर, लिख लीजिए। तो इसको पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू कितना? तो रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर भी इसको कहा जाता है।
अब एक चीज और याद रखेंगे, नोट में लिखवा भी देंगे कि पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये एक से ज्यादा नहीं होता है, नॉट मोर देन वन। पॉजिटिव होता है लेकिन नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होता, मतलब 0-1 के बीच में लाई करेगा। यहां तक हो गया बालक, नोट करके लिखा जाए, पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नोट करके लिखना होगा, पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव and its value is not more than 1, its value is not more than 1, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 0-1 के बीच में लाई करेगा। क्यों? तो जितना आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो 0-1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, जितना आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होगा 0-1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो याद रखेंगे पॉजिटिव तो होता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा। अब आपसे कहा गया सभी सर्किट के लिए पावर फैक्टर थोड़ा सा निकालिए, ठीक है, कल हिंदी मीडियम का डाले थे ना, हाँ ऑब्जेक्टिव, उसमें इससे रिलेटेड 14 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है जो आया हुआ है, आपका भी बना दिया जाएगा। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, डैश द दीजिए। कहां से स्टार्ट किया जाए बालक? आर सर्किट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस बताइए कितना होता है? 0 डिग्री। याद है आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री। तो अब बताइए कि फेज अगर 0 मिल गया और आप बोले हैं कि हम पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं 5 से, तो आप यहाँ पे रख दीजिए इसका वैल्यू कितना, cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो बताइए आर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। आर सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना है? 1 है। तो यहाँ इसमें दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ये भी है एक ये भी है, और यही पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह में। ये जो पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं रहता है, या तो शॉर्ट या तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ सीबीएसई वाले में लॉन्ग आ सकता है, बिहार बोर्ड वाले में नहीं रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए पूरा हम बता दे रहे हैं इसको। दूसरा है एल सर्किट, इसको इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, वो आपका रेजिस्टिव सर्किट था। तो ये बताइए एल सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 या 90 डिग्री होता है, π/2 या 90 डिग्री होता है। तो यहाँ रख लेंगे इसमें और देखेंगे cos फाई, तो यहाँ रख दीजिए cos π/2 और π/2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो अगर पूछा जाए कि एल सर्किट में फेज डिफरेंस बताइए π/2, अगर पावर फैक्टर पूछा जाए तो 0 होगा। चलिए देखिए वहां पर लिखा हुआ है। एक और लेते हैं सर्किट, इसका नाम है सी सर्किट। बताइए सी सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2, और पावर फैक्टर तो cos फाई, और cos फाई का वैल्यू कितना लेना है? π/2 लेना है, और ये कितना होता है? 0। कोई दिक्कत बालक? हम पूछ रहे हैं बताइएगा। एल सर्किट में फेज डिफरेंस बताइए कितना होता है? पावर फैक्टर आर सर्किट में फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर सी सर्किट में फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर। चलिए ये बताइए कि तीनों में किसमें पावर का लॉस होता है? आर में किसमें पावर का लॉस 0 है? कल ही बताया था लास्ट में, एल और सी में पावर लॉस 0 होता है, याद रखिए। ठीक है, तो तीनों को वहां का स्विच ऑफ कर दो, वहां कोई बैठा नहीं है।
कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं इसमें। हो गया बालक सबका। चलिए आते हैं 4 नंबर में, एलआर सर्किट। 4 नंबर में एलआर सर्किट 2 बार ये पूछा हुआ है, 15 में 17 में 2 बार ये पूछा हुआ है पावर फैक्टर एलआर के लिए। तो एलआर सर्किट, इसके लिए अब ध्यान देंगे, इसका तो ना 0 होता है ना π/2 होता है, 0 π/2 के बीच में ही रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि सर cos phi इक्वल टू R/Z। अच्छा एक चीज और, पावर फैक्टर का एक और डेफिनेशन था जी, ठीक है, तो इसलिए कि उसी से ये निकलेगा। तो क्या था सुन लीजिए, लिखवा देंगे। एक ही लिखवाए ना आपको डेफिनेशन? 2 लिखवाए हैं? अच्छा हाँ, एक और था, ये तीसरा भी है, थर्ड है, वो तो एक ही है जो आप लिखे हैं, अलग अलग केवल लैंग्वेज है एक ही, एक इसका भी होता है। तो देख लीजिए, पावर फैक्टर का ही एक कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। अगर हम एलआर सर्किट लेते हैं, समझिए एलआर है तो इसी को ले लेते हैं, तो ये बताइए कि आर इस पर होता है और ये आपका एलआर में आपको मालूम होगा कि इसको हम बोलेंगे वी आर और इसको बोलेंगे वी एल, ठीक है, ये वी आर है वी एल और करंट भी इसी पाथ पर होता है। तभी आप बोले थे कि सर एलआर सर्किट में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो यहां पर अगर बात किया जाए किसके लिए, एलआर के लिए, तो हमें अभी करंट वोल्टेज पे बात नहीं करेंगे, इसे बताइए, हम बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस पर। तो हमने बोला कि आर जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस ये हो गया। और एक्सएल जो होता है, क्योंकि इंडक्टर एल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एक्सएल होगा, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो अगर इस लाइन पर लेना हो तो क्या लेंगे, एक्सएल। तो ये बताइए कि ये बेस है परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या इसको आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब इसी का नाम इंपीडेंस है, इंपीडेंस, और इंपीडेंस को कैसे लिखा जाता है, जेड। अब आपसे कहा गया, इसे हटाइए हटाइए, हम कॉस नहीं लेंगे अभी। आपसे कहा गया कि अगर ये फाई है, अगर ये फाई है, तो हम पढ़े हैं कि मेरा पावर फैक्टर कॉस में ही होता है, इसी को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो हमको ये बताइए कि इसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेस उसमें कितना आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर बेस तो हमको आर दिख रहा है और हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? क्या इसको लिख सकते हैं आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर और एक्सएल को लिखा जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? तो दैट इज द पावर फैक्टर फॉर एलआर सर्किट। यही है एलआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर। लेकिन यहां पर हमको क्या जानना है, तो देखिए हमको ये जानना है, थोड़ा सा इसको किनारे कर लेते हैं, ये वाला समझिएगा। हमको ये जानना है कि सर पावर फैक्टर का कौन सा एक और डिफिनीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका दूसरा डिफिनीशन का नाम है आर अपॉन जेड। तो आर क्या है, तो इसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, तो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो याद रखेंगे, एक और है जो बताने वाले थे, वो क्या है, तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। ठीक है, पावर फैक्टर इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। क्लियर है बालक? तो अब बताइए, इसको अगर मेरा इच्छा करेगी ना, इसको भी हम हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो इसके जवाब पे क्या लिखेंगे, तो आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड, और इसको एल आर लिख सकते हैं। क्यों? इसी का तो नाम है आपका, इसी को तो इंपीडेंस कहा जाता है एलआर सर्किट के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, ये वाला हम देखें, ठीक है, 15-17 2 बार हमने देखा, ये पूछा हुआ है। कोई दिक्कत बालक? तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और इसके बगल में, क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आया है, तो इसके लिए ये इंपीडेंस वाला डायग्राम बना लीजिएगा, बना के और तब इसको लिख।
और यहाँ एक लाइन से डिफाइन भी हम करवा देंगे। पहले इसको बना लीजिए, उसके किनारे उसको लिख लीजिएगा और उसको हम डिफाइन भी कर देंगे एक लाइन से। जो ट्रायंगल बना है उसका नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बना है इसका नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल। किसके लिए? फॉर एलआर सर्किट। तो सबके लिए ट्रायंगल थोड़ी बनाएंगे, हमको तो मालूम चल गया कि ऊपर आर रहेगा, नीचे इम्पीडेंस रहेगा, तो सब में ये निकाल लेंगे हम। हो गया बालक? चलिए फिर से एक बार इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखा जाए, अब कहिए कि सर यहाँ पे तो हमको दिखा है कि आप फाई का वैल्यू रख के निकाले हैं, तो बिल्कुल यहीं तक आपका फेज का डिफरेंस और 0π/2 होता है। अब इसके आगे क्या मिलेगा? तो केवल फाई। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पावर फैक्टर निकालिए, तो कहिएगा पावर फैक्टर के लिए हमको cos फाई लेना होगा। तो cos फाई का वैल्यू कितना आएगा? इसके लिए इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल को बनाना होगा। इसका नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या देखे? तो ए है, बी है, सी है। इस पर कौन होता है? तो इस पर आपका रेजिस्टेंस होगा। इस पर कौन होगा? तो एक्सेल होगा। तो ये आपका अगर cos फाई लिया गया, क्योंकि हमको cos ही में लेना है रिजल्ट, वही मेरा पावर फैक्टर होता है। तो अगर ये एंगल है तो cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर होगा ये बेस होगा, और ये क्या हुआ? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? जेड कहा जाता है, इंपिडेंस कहा जाता है। पढ़ा चुके हैं आपको इंपिडेंस के बारे में। अब यहीं से हमको मिला cos फाई इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है? ये है, और हाइपोटेनस कौन है? तो ये। इसका नाम क्या लिए हैं? जेड। एक और हमको फॉर्मूला मिल गया, एक और डिफिनेशन मिल गया पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर इज व्हाट? तो इट इज द रेशियो ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एंड इंपिडेंस। लिखिए तो इसके नीचे लिखेंगे, हेंस वी कैन से, ठीक है, इसके नीचे लिखने वाले हैं, ठीक है, हेंस वी कैन से पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, hence we can say power factor is the ratio of ohmic resistance. Power factor is the ratio of ohmic resistance and impedance. Power factor is the ratio of ohmic resistance and impedance. हो गया बालक? इसी को लिखे अभी जो सामने आपको दिख रहा है। अब आगे से डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगला सर्किट का नाम बताइए, CR। तो ये 3-4 हो गया। 5 नंबर में लेते हैं CR सर्किट। तो इसके लिए अगर बात किया जाए तो cos फाई, तो बताइए cos फाई क्या होता है? तो R/Z होता है, R/Z। और किस सर्किट के लिए? तो CR सर्किट के लिए। यहां लिख दिए कि हमको यूज किसके लिए करना है? फॉर CR सर्किट। अब ये तो आ ही रहेगा आपका, लेकिन CR सर्किट का इंपिडेंस निकलता है कि रिएक्टेंस निकलता है? CR सर्किट का इंपिडेंस निकलता है कि रिएक्टेंस? इंपिडेंस। रिएक्टेंस केवल अलग अलग निकलता है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो ये एक ही में ना है, अलग अलग कहां है? चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर। अब इसको भी हटाना होगा। ये हो गया अंडर रूट R² और XC कैसे हटता है? 1/C ओमेगा। स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/C² और ओमेगा स्क्वायर। लिखा जाएगा,
ये सी आर सर्किट के लिए पावर फैक्टर निकाले। कैसे कैसे हट रहा है, समझ में आ रहा है। एक्सी जो है कैपेसिटिव है, रिएक्टेंस है, और ये पढ़ाया गया कि एक्सी जो होता है ये होता है 1/C ओमेगा। जो पीछे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा हो। इसको हटा दे रहे हैं। और एक निकाला जाए, कौन सा, एलसीआर। अब देखिए एलसी का हम लोग यहाँ पर नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। याद कीजिए वो करंट से प्लस π/2 था और एक तरफ से माइनस π/2 था। ठीक है, तो हम लोग उसका ऑसिलेशन निकालते हैं, ऑसिलेशन निकालेंगे, जिसके बाद एलसी ऑसिलेशन पढ़ना होता है। तो निकाला जाए अगले 6 केस में। ये हो गया वाला 6 में एलसीआर सर्किट के लिए। 6 नंबर में अगर बात करें तो एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो ये बताइए कि इसमें cos फाई इक्वल टू कितना, तो R/Z, और किसके लिए, एलसीआर के लिए। तो Z एलसीआर कितना था, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R/√R²। XL को कैसे हटाइएगा, L ओमेगा 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। वो तो क्या बात, यही है आपका पावर फैक्टर सभी सर्किट के लिए, लिख लेंगे। और यहाँ एलसी बच गया, तो एलसी में दोनों होता है पॉजिटिव और निगेटिव। सारा याद रखिएगा जो लिखे हम लोग। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एलआर और एलसीआर। ठीक है, एलआर जो 4 नंबर में बताया गया है और ये आपका 6 नंबर में है। ये ज्यादातर पूछा जाता है। हो गया वाला। चलिए अगला टॉपिक का नाम है वाटलेस करंट, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है पहले भी। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो हम दो पढ़ेंगे, वाटलेस करंट और वाटफुल करंट। ठीक है, तो देखिए पहले वाटलेस करंट पे बात कर ले रहे हैं। वाटलेस करंट, अब सवाल ये है कि सर ये करंट में लेस लगा हुआ है, ठीक है, और वाट लगा हुआ है, फिर आप वाटफुल भी करंट बोल रहे हैं। तो देखिए समझिए, तो आता है आपके एग्जाम में। आप जानते हैं कि वाट जो होता है पावर का मेजरमेंट करता है, और ये कह रहा है कि पावर लेस है, मतलब सर्किट में पावर लेस 0 है, कोई भी पावर लॉस ही नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे that circuit in which there is no loss of power that is called powerless। ठीक है, या वाटलेस, जिसमें किसी भी तरीके का पावर लूज नहीं होता हो, पावर लॉस नहीं करता हो, तो उसको पावरलेस कहेंगे। और पावरलेस सर्किट का जो करंट है उसी का नाम क्या होता है, वाटलेस करंट। ठीक है, मतलब जिस सर्किट में पावर लॉस 0 हो जाता हो उस सर्किट के करंट को कौन सा करंट कहेंगे, वाटलेस करंट। ठीक है, तो वाटलेस करंट इज अ टाइप ऑफ करंट इन विच द पावर लॉस इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विल बी 0। तो अभी इसको डिफाइन करना है, लिखना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए पहले हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, निकाल देंगे, उसके बाद डिफाइन करके लिखवाएंगे, क्योंकि समझना होगा आपको। तो अगर बात करें वाटलेस करंट इज व्हाट, तो आप बोलेंगे दैट टाइप ऑफ करंट इन विच there is no power loss in the circuit, that current is known as वाटलेस करंट। मतलब जिस सर्किट में पावर लॉस 0 होता हो उस सर्किट के करंट को कौन सा करंट कहा जाएगा, वाटलेस। अब देखिए तो सर लिखा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, बहुत कुछ है इसमें। और ये जो फुल बोल रहे हैं, फुल वाला कहां से आएगा, तो देख यहां समझते हैं। ये करंट हो गया,
और यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं। तो ये बताइए, आप देखे होंगे कि जनरली हम वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना यूज करते हैं? 5। कोई दिक्कत वाला समझने में? अब ये बताइए, वेक्टर का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगा कि अगर ये हमारा F है, F मींस फोर्स, और ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाया है, तो इसका एक कंपोनेंट किसमें लिखा जाता है? F cos थीटा। और जिसके साथ आप एंगल नहीं बनाए हो किसमें लिखा जाता है? कोई दिक्कत वाला? अब हमने बोला कि ये करंट कौन सा है? आरएमएस करंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपने बोला कि अगर ये आई आरएमएस है और इसके साथ एंगल बना दिया है तब तो इस पे एक कंपोनेंट आ जाएगा करंट का, कौन सा? तो आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। कोई दिक्कत वाला? जिसके साथ आप एंगल बनाएंगे वो किसमें टूटेगा? कॉस में टूटेगा। अब हमको ये बताइए कि कॉस में ई टूटा है तो साइन वाला इसके साथ कितना एंगल पर रखा हुआ है? तो अगर इसका एक और कंपोनेंट पूछा जाए, क्योंकि अगर ये करंट है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स का होगा एक वाई का होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे रहता है? π/2, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल भी कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर एक कंपोनेंट तो हमको दिख रहा है कॉस वाला, साइन वाला नहीं दिख रहा है, तो साइन वाला खींचिए। तो कितना एंगल पे खींचेंगे? 90 डिग्री पे। देखिए इधर ये कॉस है तो साइन कितना एंगल पर है? 90। तो आप 90 पर खींच कर बताइए कि इसका एक और कंपोनेंट है। तो हम क्या किए कि यहां से एक और खींच दिए और इसका हमने नाम दे दिया कि ये इसके साथ एंगल बना था तो कॉस में, इसके साथ तो एंगल नहीं बना हुआ है, ये किस में रहेगा बालक? साइन में। ये हो गया आई आरएमएस साइन फाई। अब दोनों के बीच एंगल कितना है? तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री होता है। चलिए 90 डिग्री ले रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों के बीच आई आरएमएस और साइन फाई, आई आरएमएस कॉस फाई, ये दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 लिखा जाए। कोई दिक्कत समझ आ रहा जो बोल रहे हैं? आपका करंट दो कंपोनेंट में टूट गया, एक वोल्टेज के अक्रॉस चला गया और नाम हो गया आई आरएमएस कॉस फाई, और इसके 90 डिग्री पे एक और आ गया जिसका नाम है आई आरएमएस साइन फाई। कोई दिक्कत वाला किसको यहां तक समझने में? अब क्यों हुआ है इसके लिए ये डायग्राम आपको जानना होगा। ये वेक्टर का कांसेप्ट है, ठीक है? कि अगर कोई प्लेन में रहता है कोई भी कंपोनेंट तो इसका दो टूटता है, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई, जिसके साथ एंगल रहेगा कॉस में, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा साइन। और साइन कॉस एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे होना चाहिए? 90। कोई दिक्कत वाला? अब ये डायग्राम थोड़ा सा देखिए जो आपके सामने है। हमको ये बताइए कि वोल्टेज में और आई आरएमएस साइन फाई में कितना का एंगल है? वोल्टेज तो एक ही जगह है ना जी। तो वोल्टेज में और आई आरएमएस साइन फाई के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अगर कहा जाए कि आई आरएमएस और कॉस फाई और वोल्टेज में कितना डिफरेंस है? फेज का डिफरेंस बताइए। कहिएगा 0। एक ही एंगल, एक ही पाथ पर वोल्टेज भी है और करंट भी है। जब एक ही पाथ पर दोनों रहेगा तो एंगल कितना होगा? 0। तो इसके साथ 90 है, उसके साथ 0 है। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इसमें वाटलेस करंट का बात करें, वाटलेस करंट कौन है? तो जो करंट वोल्टेज के साथ 90 बनाएगा वही करंट वाटलेस कहलाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है और पावर निकालते हैं cos के साथ। तो इसमें देख लीजिए दो करंट है, दोनों करंट में कौन वोल्टेज के साथ 90 बना रहा है? साइन की cos? हमको नहीं देखना है, डायग्राम को देखना है। चलिए आप देखिए कि वोल्टेज के साथ कौन करंट 90 डिग्री बना रहा है? कॉस बना रहा है। बहुत अच्छा, मैथ का तो आप मतलब इतिहास रच दिए कि वोल्टेजो इधर है और करेंटो इधर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 0 डिग्री तब हो जाएगा है। तो मैथ का एकदम इतिहास रच रहा है सब। याद रखेंगे कि जब वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल विल बी, और इसके साथ 90 देखिए नहीं क्या है? 90 नहीं है, 90 कौन बनाया है? आई आरएमएस साइन फाई। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि वोल्टेज के साथ कौन करंट 90 डिग्री बनाया है? तो आप बोलेंगे सर आई आरएमएस साइन फाई। तो जो करंट वोल्टेज के साथ 90 बनाएगा दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। जो करंट वोल्टेज के साथ 90 डिग्री बनाता है दैट इज वाटलेस करंट। मतलब इसके लिए फेज का डिफरेंस होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। यहां लिख रहे हैं बालक, तो यहां लिखना होगा कि वाटलेस करंट
आप मत लिख लीजिएगा, आपको डिफाइन करना होगा अभी। कितना होगा तो आप बोलेंगे IRMS इंटू साइन फाई, इसी को कहा जाता है वाटलेस करंट। अब पावर निकाल के बताइए वाटलेस करंट के लिए, तो आप बोलेंगे पावर हम लोग पढ़े हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, यही ना है बालक। तो आप बताइए कि वोल्टेज, ये करंट है आपका और ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच एंगल कितना लिए हैं π/2, π/2 को 90 डिग्री कहा जाए, तो आप बोलेंगे सर फाई का वैल्यू π/2 रख दीजिए। क्यों? करंट ये है और वोल्टेज ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। यहां रखिए, तो ये हो गया आपका एवरेज पावर VRMS इंटू IRMS, और cos π/2 रखेंगे तो कितना होगा 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो आपका पावर लॉस कितना आ गया 0। मतलब इस सर्किट में, वाटरलेस करंट वाले सर्किट में पावर का लॉस नहीं होता है, देयर इज नो पावर लॉस। देखिए P0 आ गया, तो आप बोलेंगे सर नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस नहीं होगा। एक पावर फैक्टर भी बता दीजिए, इसमें पावर फैक्टर भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर फैक्टर बताइए वाटलेस करंट के लिए, तो आप बोलेंगे हम लोग पढ़े हैं cos फाई, ये कितना था तो P/VRMS इंटू IRMS। दो डिफिनेशन आप लिखे, उसमें ये भी एक था, ये रियल पावर एपरेंट पावर के रेशियो को कहा जाता है पावर फैक्टर। ये तो अभी आप 0 निकाल चुके हैं, और नीचे क्या है VRMS है और IRMS है, तो बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे cos फाई जो होगा वाटलेस करंट के लिए ये कितना होगा 0। तो पावर फैक्टर फॉर वाटलेस करंट इज, कोई दिक्कत बालक? अब आपसे 2-3 क्वेश्चन हम पूछ ले रहे हैं, थोड़ा देख कर डायग्राम बताइएगा। पूछा जाए कि वाटलेस करंट को कैसे लिखा जाता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वाटलेस करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? IRMS इंटू साइन फाई। व्हाट इज द फेज डिफरेंस फॉर द वाटलेस करंट? π/2, π/2। What is the power loss in the wattless current? 0, there is no power loss. What is the power factor of wattless current? कितना होगा पावर फैक्टर? 0 होगा। अभी तो निकाले हैं पीछे, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना हो गया 0 हो गया। चलिए पहले डिफाइन कीजिए, उसके बाद लिखेंगे वाटलेस करंट को। डिफाइन किया जाए, लिखेंगे वाटलेस करंट is that current, wattless current is that current of component, is that current, wattless current is that component, ना that component लिखिएगा, करंट आ गया, सुधार लीजिए। wattless current is that component of circuit current, that component of circuit current due to which the power consumed in the electric circuit, due to which the power consumed in electric circuit, the power consumed in electric circuit is 0, हो गया बालक। और करके डिफाइन कर सकते हैं, एक और लैंग्वेज लिखेंगे, an alternating current circuit in which there is no power loss
in which there is no power loss, in which there is no power loss, then electric current flow in the circuit, then the electric current flow in the circuit is called wattless current, हो गया बालक। चलिए, तो ये डायग्राम बना के ये सर आपको लिखना होगा। तो ये डायग्राम समझ आ रहा बालक कैसे बना है? शुरू में हम दो ही बनाए थे, अब देखे होंगे, एक ये IRMS था, ये वोल्टेज था। फिर बताया गया कि जिसके साथ आप एंगल बनाते हैं उसका कंपोनेंट कॉस में रहता है, और कॉस के परपेंडिकुलर में एक साइन वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये वोल्टेज है और इसका करंट का एक कंपोनेंट ये है, तो इनके बीच एंगल 90 बना, और जिसका फेज 90 हो उसके लिए पावर लॉस हमेशा 0 होता है। डायग्राम पहले बना लीजिए और इसके बाद इसको आप लिखेंगे। तो वाटफुल करंट क्या है? तो जिसमें पावर लॉस होता है वही वाटफुल है। हो गया बालक। आगे बढ़ा जाए। हो गया बालक। पावर फैक्टर फॉर वाटलेस करंट इज 0, और 0 होने के लिए फेज कितना होना चाहिए? 90। तो 90 फेज किसके बीच का है? वोल्टेज और करंट। करंट कौन सा? IRMS sin फाई। अब एक और है इसमें वाटफुल करंट। वाटफुल करंट क्या है? तो दैट टाइप ऑफ सर्किट इन विच पावर लॉस टेक प्लेस, जिसमें पावर लॉस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड वाटफुल करंट। और वाटफुल करंट के लिए कॉस का भाई मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना डिग्री? 0 डिग्री। डायग्राम में देख लीजिए, 0 में कौन है? कॉस फाई वाला है। हटा इसको। ये बताइए कि कॉस फाई वोल्टेज के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। कॉस 0 पर वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब मैक्सिमम होगा तो वैल्यू कौन रहता है? तो पावर ही रहता है। P इक्वल टू निकालते हैं VRMS IRMS इनटू cos फाई।
तो याद रखेंगे कि अगर cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब पावर लॉस भी मैक्सिमम होगा, अगर cos फाई का वैल्यू मिनिमम होगा तब पावर लॉस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब ये डिपेंड करता है पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर मैक्सिमम तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा, पावर फैक्टर मिनिमम होगा लॉस भी मिनिमम होगा। चलिए नेक्स्ट, वाटफुल करेंट। करेंट लिखेंगे वाटफुल करेंट, वाटफुल करेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ, wattful current is that component of current, wattful current is that component of current due to which, wattful current is that component of current due to which, power, due to which power is consumed, due to which power is consumed in the electric circuit, power is consumed in the electric circuit, in the electric circuit। मतलब पावर कंज्यूम होगा जिसमें वो आपका क्या कहलाएगा, तो वाटफुल करेंट। अब सवाल ये है कि सर कौन है इसमें सर्किट में, तो आप देख लीजिए जीरो कौन बना रहा था, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें अगर लिखना हो वाटफुल करेंट, वाटफुल करेंट, तो बताइए वाटफुल करेंट कितना है, आई आर एम एस इनटू कितना था, कॉस था ना जी, कॉस फाइव। चलो ये बताइए कि वाटफुल करंट के लिए अगर हम बात करें तो इसका पावर लॉस तो कितना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो बताइए कॉस फाइव का वैल्यू हम कितना लें, तो कहिएगा फाइव जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का होता है, तो यहाँ पर दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में दिख रहा है। देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए, ये करंट के लिए, जब दोनों सेम पाथ में रहेगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप रखेंगे 0 डिग्री, वैल्यू निकालेंगे इसको, रखिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, जब कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा तो P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो यही पावर लॉस है, यहां लिख भी लेंगे कि पावर लॉस, आप लिखे हैं कि पावर कंज्यूम होता है, तो कितना पावर लॉस इन वाटफुल करंट कितना होगा, P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चलो कहां से लिखना है बालक, यहां से। तो आपसे पूछा जाए कि द एवरेज पावर लॉस इन वाटफुल करंट विल बी 0, 0 नहीं, कितना है जी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, उसमें 0 होता है वाटलेस करंट में। हो गया, उसको खुद से भी लिख लीजिएगा, 0 होगा तो 1, तो यही बच जाएगा। अब उसके नीचे लैंग्वेज हम बोल देंगे। हो गया बालक, इसको आगे बढ़ा देना, लिखेंगे इसके नीचे
हो गया वाला, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। द एवरेज पावर लॉस in a wattless current is zero. The average power loss in a wattless current is zero. The average power loss in a wattless current is zero, and the average power loss in a watt full current is average power loss in watt full current is P equal to कितना VRMS into IRMS। लिख लीजिए। अगला टॉपिक का नाम है शॉक कॉइल। ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। हो सकता है टेस्ट वगैरह आप देंगे, सेंटर टेस्ट, उसमें पूछ दिया जाए। तो चॉक कॉइल हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो चॉक कॉइल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर। चॉक कॉइल कुछ इस तरीके का होता है, इंडक्टर टाइप का होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है। तो क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन क्रूड पर ये जो इंडक्टर है इसको रख देते हैं। इससे क्या होता है कि सर्किट में पावर जो लॉस होता है, लॉस नहीं होके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब मानिए इसके जगह आप रेजिस्टर यूज कर लीजिए, तो आपको जानकारी होगा कि ये कोई भी एनर्जी रखता नहीं है, हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तभी तो सर्किट में ज्यादा हीट बनता है। तो सर्किट खोलिएगा तो उसमें केवल रेजिस्टर वगैरह यूज किया जाता है। रेजिस्टर क्या कर लेता है, तो जो भी एनर्जी होता है उसको हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो अगर आप एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं तो एक तरह का पावर लॉस होता है। तो हम चाहते हैं कि ये लॉस नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉक कॉइल। अब इसके बारे में अगले क्लास में देखा जाएगा, बंद कर दीजिए, ठीक है।